हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक्शन जीएस के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो क्लास है या इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर कंटिन्यू है और जो क्लास कंटिन्यू है वह इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पर बेस्ड है। और इसके पहले वाली क्लास में हमने भारत पाकिस्तान के बीच विवाद क्यों हुए, पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ और उस निर्माण के बाद भी पाकिस्तान अपने देश की उन्नति में कम काम किया, बल्कि वह भारत के पतन के लिए नित निरत नए नए कार्यों को करता रहा। इसमें उसने वैदेशिक शक्तियों का सहारा लिया, लेकिन भारत सबको टैकल करते हुए, सबका समाधान करते हुए नित निरत आगे बढ़ता रहा। लेकिन पाकिस्तान की इतिहास और पाकिस्तान की कहानी यही है कि वह बार बार युद्धों में हारता है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी सी शक्ति का संचय कर लेता है वह भारत से लड़ने के लिए फिर आ जाता है। हारा, ताशकंद समझौता किया, फिर 2 4 6 साल 10 साल अपनी शक्ति को कलेक्ट करने में लगाया और फिर से एक नया युद्ध 1971 में लड़ा। और यह युद्ध उसके लिए इतना भारी पड़ा कि जो उसकी पॉलिसी थी कि हमें भारत के टुकड़े करने हैं, इतिहास अपने को दोहराया और पाकिस्तान का ही एक नया विभाजन हो गया और विश्व के मैप पर एक नया देश का जन्म हुआ। उस देश का नाम है बांग्लादेश। तो आज जानेंगे इस पूरी कहानी को और देखते हैं कि आज की हमारी क्लास किन किन पहलुओं पर आधारित है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि में सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं, राजनीतिक कारण भी हैं। उसके बाद हम भारत पूर्वी पाकिस्तान एंगल को जानेंगे करेंगे। उसके बाद हम मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और पाक को गुमराह करने का जो कॉन्सेप्ट था भारत का उसको देखेंगे। फिर चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूएनओ का एंगल देखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने निभाई है। फिर पाकिस्तान का भारत पर अटैक, फिर उसके बाद ब्रिटेन का ईगल, अमेरिका का 7वां बेड़ा, रूस का 40वां बेड़ा और सिक्योरिटी कोड बेटी बेटा। और इसके बाद हम देखेंगे शिमला समझौता और अंत में यह जानेंगे कि इससे भारत ने क्या खोया और क्या पाया और इससे क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या बन सकते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर हमारी क्लास फोकस्ड होगी और हम आपको उम्मीद कराते हैं कि यह क्लास देखने के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों में जो तनाव की स्थिति है या तनाव के क्या कारण है और इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आप इस क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक पृष्ठभूमि को देखते हैं। आप जानते हैं इसके पहले वाली क्लास में और आपने इतिहास में पढ़ा होगा, भारत का विभाजन करके एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ और उस राष्ट्र का नाम है पाकिस्तान। और यह जो पाकिस्तान है इसकी जो लैंड थी वह 2 जगह पर थी, जिसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है। मेन शक्ति जब भारत और पाकिस्तान को विभाजन हुआ तो जो मेन शक्ति थी इस वाले पाकिस्तान में थी, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में। और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जिसे हम बांग्लादेश अब कहते हैं, यह एक प्रांत के रूप में था। और आप जानते हैं कि यह जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ पर विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे और इनकी अपनी एक अलग एंटिटी थी, अलग पहचान थी। लेकिन आपने जिन्ना के उस स्टेटमेंट को जरूर पढ़ा होगा, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उर्दू बोलने वालों के लिए है। मतलब कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, जहां बहुसंख्यक बांग्ला भाषी हैं, बांग्ला भाषा को बोलते हैं, उन लोगों को अपनी भाषाई संस्कृति को छोड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान के पितामह कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के पदचिन्हों पर, यानी कि उन्होंने जो मैंडेट दिए हैं उन मैंडेटों पर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को रहना पड़ेगा। खैर, यह बात बहुत मुद्दे की नहीं थी। सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जो पाकिस्तान था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान
बहुत ज्यादती कर रहा था। ज्यादती में चाहे सामाजिक क्षेत्र का ज्यादती हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र का ज्यादती हो, यहाँ के आर्थिक संसाधनों को ले जाकर इसको मजबूत कर रहा था, क्योंकि यह मानता था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वह डेवलप्ड है। मतलब एक देश में ही दो देश की कंसेप्ट, यानी कि पाकिस्तान कहता कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां पर अच्छे लोग नहीं रहते, ओरिजिनल मुसलमान नहीं रहते। जो ओरिजिनल मुसलमान हैं वो पश्चिम में रहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम यह अपने को मिला रहा था ब्रिटेन से, फ्रांस से, कल्चरल के लोग हैं। बात कर रहा है अपडेट होने की, और दूसरी तरफ कह रहा है कि उर्दू बोलो, यानी कि कंफ्यूज आदमी था। लेकिन कुल मिला के यह पूर्वी पाकिस्तान का नित्य निरंतर शोषण कर रहा था। शोषण कब तक किया जा सकता है? शोषण का अंत जरूर होगा। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई। राजनीतिक उथल पुथल का मतलब यह हुआ कि चुनाव कराए गए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में, और जो पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग थी, शेख मुजाहिर रहमान जो थे, वह चुनाव जीत गए। चुनाव जीते तो उन्होंने वहां की जो सरकार थी उससे बोले आप हटो, हम शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वहां की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें जानती थी दोयम दर्जे के लोग हो, ये कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं पश्चिमी पाकिस्तान के। बल्कि दोनों जो लैंड है वह एक ही देश की है। शेख मुजाहिर रहमान को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं चुनाव जीता, अब प्रधानमंत्री बनूंगा, पश्चिमी पाकिस्तान हमें शपथ नहीं दिला रहा है। आवेश में आ गए, जीते थे, सत्ता का मद आ गया। उन्होंने कहा यदि हमें यह शपथ नहीं दिलाते तो हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। बात इसी जगह बिगड़ गई। शेख मुजाहिर रहमान का यह कहना कि हमें शपथ ग्रहण दिलाओ, मैं शपथ ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं एक नए देश का निर्माण करूंगा। बस इतनी बात ने पूरे विश्व को इस जगह पर ढकेल दिया, और न जाने कौन कौन से हथियार, न जाने कौन कौन से परमाणु बम इधर आ गए। पूरी कहानी को भी जानते हैं। जैसे ही शेख मुजाहिर रहमान आवामी लीग वाले, शेख हसीना जिसकी पुत्री है, अभी सत्ता में है बांग्लादेश में, इनके पिताजी ने बोल दिया कि हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तुरंत पश्चिमी पाकिस्तान ने इनको अरेस्ट कर लिया। और ज्यों ही अरेस्ट किया, यहाँ के लोग यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग आंदोलन करने लगे। और आंदोलन करेंगे तो पश्चिमी पाकिस्तान वाले शांति से तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि आप कुछ ऐसा करो। इन लोगों ने करना शुरू कर दिया, और जैसे ही इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया, वैसे ही पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। अटैक का मतलब सेना को भेज दिया कि इनको शांत करो। और उस समय सेना का एक बड़ा ही क्रूर व्यक्ति सेनापति था, और उस सेनापति ने इतना अत्याचार शुरू किया कि लोग भाग भाग के भारत आने लगे। अब भारत के लिए शरणार्थी समस्या हो गई, और भारत ने सोचा कि चलिए लोग आ रहे हैं, हम इनको रख लेंगे, लेकिन कितने दिन तक रखेंगे। भारत ने कहा नहीं, कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के बाबत पश्चिमी पाकिस्तान को मैसेज भेजा, यानी कि आज का जो बांग्लादेश है उस पर ज्यादती ना हो, इसके लिए आज के जो पाकिस्तान है उससे कहा कि भाई देखिए आप इस तरह की एक्टिविटीज मत करिए, आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी प्रभावित हो रही है, शरणार्थी समस्या हमारे यहाँ हो रही है। तो पाकिस्तान ने क्या कहा, यह समस्या तुम ही क्रिएट कर रहे हो। अब जानते हो उस समय कौन प्रधानमंत्री था? इंदिरा जी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम अटैक कर रहे हैं तो फिर हम इसका समाधान भी कर लेंगे, आगे देखते हैं मुद्दा। जब उसने कहा कि आपने यह मुद्दा क्रिएट किया है, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अंततः वो संयम का सहारा लिया, और फिर भी उन्होंने कई माध्यमों से कोशिश की कि आप मान जाइए, आप इनको शपथ दिलवा दीजिए, 5 साल इन्हीं को प्रधानमंत्री रहने दीजिए। पश्चिमी पाकिस्तान ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, जब हम आपसे लड़के एक नए देश का निर्माण कर लिया, जब आपके यहाँ
गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, बड़े बड़े नेता थे, हम उनके सामने नहीं झुके, तो शेख मुजाहिर रहमान क्या हैं? इंदिरा जी को क्रोध आ गया कि रुको बेटा अभी बताती हूं, मैं उस समय नहीं थी, बहुत छोटी थी, उस समय होती ना तो तुम जा नहीं पाते, आज मैं हूं, अब तुम्हारा ही बंटवारा कर देती हूं। इंदिरा जी ने अपने सेना प्रमुख को बुलाया और सेना प्रमुख से कहा कि देखिए स्थिति बहुत बिगड़ गई है, अब इस स्थिति का समाधान करने के लिए हमें एक ही उपाय दिखता है। सेना प्रमुख ने हमारे कहा भाई क्या उपाय दिखता है? उन्होंने कहा कि आप तैयारी करिए, हम युद्ध लड़ेंगे। और जब ये स्थिति थी तब बारिश का मौसम था और आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के साइड मानसून चरम पर था, बाढ़ बहुत थी। तो सेना प्रमुख ने कहा कि भाई किसी तरीके से इसको कुछ दिन के लिए होल्ड करिए और बरसात जाने दीजिए। तो गांधी जी यानी कि इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई इसके लिए क्या करें? उन्होंने कहा युद्ध कुछ दिन को टाला जा सकता है, लेकिन युद्ध की स्थिति को बनाए रखा जा सकता है। और आप देख रहे हैं उस समय शीत युद्ध चल रहा है। उन्होंने बताया सेना प्रमुख जी ने कि देखिए विश्व में शीत युद्ध चल रहा है, आप भारत और पाकिस्तान के मध्य शीत युद्ध चालू कर दीजिए। शीत युद्ध का मतलब यह कि जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं वह लड़ने के लिए तैयार है, कभी भी लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि हथियार निकल गया है आपके ऊपर दागने के लिए, लेकिन अभी दगा नहीं। इंदिरा जी ने कहा बात तो सही है। समय कुछ बीता, बारिश का थोड़ा सा मौसम टला, भारत ने एक स्ट्रेटेजी युद्ध के लिए अपनाई। स्ट्रेटेजी ये थी कि मैप की देखते हैं, स्ट्रेटेजी ये अपनाई कि दो तरीके से उन्होंने अपनी रक्षा को सुदृढ़ करने की कोशिश किया। सरकार को यानी कि भारत सरकार यानी कि इंदिरा जी को और हमारे थल सेना प्रमुख को यह बात पता थी कि मेरा मेन फोकस क्या है। मेरा मेन फोकस जो है इस जगह है, और पाकिस्तान का भी मेन मकसद यही है कि यहां पर हमें कार्य करना है, और हमारा भी यही मकसद है। अब ऐसे में अगर हम पूरा पाकिस्तान इस जगह आ गया लड़ने के लिए तो हो सकता है परेशानी बन जाए, तो इसको उलझा दो जगह। तो उन्होंने दो रणनीति अपनाई, एक डिफेंसिव और एक एग्रेसिव। यहां पर मतलब इस साइड डिफेंसिव टेक्निक का प्रयोग किया, डिफेंसिव, और यहां इस साइड एग्रेसिव। डिफेंसिव और एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि अगर इस क्षेत्र में पाकिस्तान अटैक करता है तो हम उसका धीरे से समाधान कर लेंगे, हम अपनी पूरी शक्ति को उसी जगह नहीं लगा देंगे। लेकिन एग्रेसिव पॉलिसी ये कहती है कि जिस जगह आप फोकस हैं उस जगह आप अपनी पूरी शक्ति को लगा दें। भारत ने सोचा कि भारत पाकिस्तान को हम कंफ्यूज कर देते हैं और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि पाकिस्तान को लगा कि भारत इसी जगह पूरी शक्ति को लगाए हुए है, क्यों ना हम इसी शक्ति को तबाह कर दें। लेकिन उसको तो नहीं पता था कि भारत चाल चल रहा है, अभिमन्यु को फंसाने के लिए कार्य हो रहा है। पाकिस्तान यहीं उलझ गया, इधर आने की कोशिश किया तो भारत ने सबक सिखाना शुरू कर दिया, और सबक इतना सिखाया कि पाकिस्तान के सारे आका परेशान। और पाकिस्तान का आका उस समय कौन? अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। आज जो फ्रांस हमसे बहुत मैत्री करने की बात कर रहा है ना, उसको पता है कि भारत मजबूत है। एक समय वह युद्ध के लिए भारत के साथ खड़ा था पाकिस्तान के साइड से कि चलिए लड़ लेते हैं, भारत को देख लेते हैं। वही फ्रांस जो आज विश्व स्तर पर कहता है मेरा सबसे बड़ा मित्र भारत है, इसलिए मित्र भारत नहीं है, फ्रांस को पता है कि कूट देगा भारत, बहुत मजबूत है। और अमेरिका, अभी आप यूक्रेन का मामला देख रहे हैं, कह रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के मामले पर भारत हमारा साथ देगा। अरे आपने कभी हमारा साथ दिया है?
कि हम आपका साथ ही देंगे। एक ही तो मित्र था हमारा रूस, उसी ने हमारी मदद की, और आप कहते हैं रूस के विरुद्ध हमारी मदद करेगा भारत? नेवर, कभी नहीं। भारत हमेशा रूस के साथ है। अभी आगे इस कॉन्टेक्स्ट को बताएंगे। तब क्या हुआ जरा देखिए, जब पाकिस्तान के आकाओं को लगा कि मेरा बच्चा, पाकिस्तान उसके लिए बच्चा ही है, और कहना नहीं चाहिए क्लास में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार हैं, जो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देते हैं, वो तो पाकिस्तान को अमेरिका की रखेल तक बोलते हैं कि अमेरिका की पत्नी है पाकिस्तान। अब अमेरिका की पत्नी, पाकिस्तान परेशान, तो अमेरिका से पाकिस्तान ने कहा कि अरे प्रियतम बचाओ, हमारी कुटाई शुरू है। तो अमेरिका ने कहा युद्ध तुम भी शुरू कर दो। उसने युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान हारता जा रहा था। तो पाकिस्तान ने कहा ये बताओ कि आपने कहा युद्ध लड़ो, हम युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हम बार बार हार रहे हैं, मेरी मदद के लिए आओ। तो ब्रिटेन, ये जो ब्रिटेन है, जो आज सोचते हैं कि हमारा भारत से बहुत अच्छा संबंध बन जाए, ये भाई साहब ने अपना एक जो ईगल था, ईगल यानी कि नौसेना का जहाज ईगल, इसको भारत के विरुद्ध लगा दिया। फ्रांस भी भारत के विरुद्ध लग गया। चीन डायरेक्ट तो नहीं आया, लेकिन मोरल रूप से और हथियार सप्लाई कर रहा था, और ये भाई साहब 7वां बेड़ा उतार दिए। अब पाकिस्तान बड़ा खुश कि कुछ ही चंद्र मिनटों में, कुछ ही चंद्र घंटों में भारत को तबाह कर देंगे, और दिल्ली, आगरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, कन्याकुमारी सब मिल जाएंगे। हम जम्मू कश्मीर के लिए ही परेशान थे। उनको ये नहीं पता था कि बेटे से पहले बाप पैदा होता है। इंदिरा जी रूस से मैत्री संधि कर चुकी थी, और रूस ने इस मित्रता को निभाया, और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। तो अमेरिका ने क्या कहा कि रूस सुनो, आप बीच में मत आओ। रूस ने कहा क्यों ना हो बीच में, हमारा मित्र है, परेशान है, आप इतने लोग मिलकर परेशान कर रहे हो। तो बोले कि मैं अमेरिका बोला रूस से कि भाग जाओ, अभी समय है। बोला डटा रहूंगा। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा देखिए मैं चलते समय कुछ इस पर परमाणु बम रख लिया था, 10, 20, 50। तो रूस ने क्या उत्तर दिया, अरे हम भी रास्ते में कई हमारे सैनिक अड्डे हैं, सब सैनिक अड्डों से हमने 40-50 परमाणु बम लेकर आ गए हो, संख्या में हमारे पास कम से कम 250 है। अमेरिका परेशान। ये ब्रिटेन, मैप में देखिए, ये ब्रिटेन, ये पहले देखिए, ये अमेरिका, इधर के जो लोग थे ब्रिटेन, फ्रांस। जैसे ही सुने कि रूस 200 से ज्यादा परमाणु बम लेकर भारत की रक्षा करने के लिए आया है, दुम दबा के निकल लिए। अमेरिका भी परेशान, अमेरिका भी भाग गया, क्योंकि रूस ने साफ साफ बोल दिया कि सुन लो कान खोलकर, अगर भारत पर एक भी अटैक हुआ, एक भी खरोंचे भारत के सैनिकों पर, भारत की संपत्ति पर हुआ, तो यहां मान लेंगे कि यह आक्रमण भारत पर नहीं रूस पर है। अमेरिका ने कहा कि देखिए कुछ होने वाला हमसे है नहीं। वैसे भी अमेरिका के बस की कुछ है नहीं, चोरी चुपके से किसी को मार दे। अफगानिस्तान में आपने देखा, वियतनाम संकट आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, आगे हम भी पढ़ाएंगे। मतलब कहीं जीता नहीं है वो, खाली कहता है कि हम वर्ल्ड के पुलिस हैं, वर्ल्ड पुलिसिंग का हम काम करेंगे। अरे कुछ नहीं कर पाता अमेरिका। अमेरिका मतलब कुछ नहीं, वो किसी से युद्ध नहीं लड़ सकता। देखिए ना उत्तर कोरिया वाले को, ट्रंप जी ने कहा कि हमारे पास परमाणु बम है, तो उत्तर कोरिया वाले ने क्या कहा कि हमारा हाथ ही परमाणु बम के बटन पर हमेशा रहता है। उत्तर में ट्रंप ने कहा कि हमारा बटन बड़ा है। अरे बटन बड़ा तो दबाओ एक आध बार, दबा तो पाते नहीं।
तो रूस के इंटरफेरेंस से ये जितने भी आका थे पाकिस्तान के सब भाग गए। अब आका भाग गए तो शिष्य बचा। अब शिष्य के सामने मजबूरी थी, वो करे तो करे क्या, एक ही उपाय था कि सरेंडर कर जाए। और सरेंडर होने का मतलब कि शेख मुजीबुर रहमान की वो बात कि हम एक नए देश का निर्माण करेंगे, वो आ जा रही थी। थोड़ा घोल मोल किया, लेकिन उसको पता था आका भी भाग गया, शक्ति भी खत्म है हमारी, हम कितनी देर तक युद्ध लड़ पाएंगे। इधर भारत की तीनों सेनाएं हर मुद्दे पर हर जगह पाकिस्तान को कूट रही थी, लगातार तोड़ फोड़ रही थी। अंततः पाकिस्तान ने निर्णय लिया कि छोड़ो, जाने दो बांग्लादेश को। अच्छा, उसको वो टेंशन इसलिए भी नहीं है ना, क्योंकि वो उसकी कोई मदरलैंड नहीं है, वो छीन के इसको ले गया है। और जो खुद चोरी करके किसी चीज को लाया है तो उसका उसके प्रति कितना लगाव रहेगा। अगर वो उसको लैंड से प्रेम होता तो मर जाता। अरे युद्ध इसलिए नहीं लड़े जाते कि हम युद्ध जीतेंगे। युद्ध का एक और एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि जब तक हम जिंदा हैं अपनी मां मातृभूमि की रक्षा करेंगे, और इस रक्षा को हम नहीं कर पाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को इन सिद्धांतों से, इन उदात्त विचारों से, इन राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब है नहीं। उसने कहा छोड़ो, अभी इतना बड़ा आई है। और क्या, कोई चाहे तो पाकिस्तान का एक भाग और करके ले चला जाए, पाकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा, कुछ थोड़ा बोल लड़ेगा, नहीं फिर शांत हो जाएगा। बांग्लादेश के संदर्भ में नहीं शांत हो गया। तो वही सोचा कि यार कोई मतलब है नहीं, कौन सी हमारी मदरलैंड है ये, चलो दे देते हैं। एक बांग्लादेश का निर्माण हो गया। अब बांग्लादेश का निर्माण हो गया, कहना बहुत आसान है। अब युद्ध विराम हुआ, मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। संयुक्त राष्ट्र ने हाथ जोड़ा कि देखो भैया लड़ो मत। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। 5 महाशक्तियों के पास वीटो है, और उन 5 में से कोई अगर एक भी अगेंस्ट में मत दे दिया तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। 4 लोगों ने तो साथ दे दिया था अमेरिका का, लेकिन हमारे सदाबहार मित्र रूस ने साथ ही नहीं दिया। साथ देने का मतलब कि उन्होंने वोटिंग में अपना मत ही नहीं दिया, और वोटिंग में मत नहीं दिया, 5 अस्थायी मेंबर्स का वो मत नहीं मिला, वो प्रस्ताव गिर गया। यूएनओ बस हाथ जोड़ के से बोल दिया देखो लड़ो मत, ये मानवता के लिए युद्ध बहुत खतरनाक हो सकता है। अब उसकी आगे जरा कहानी जानते हैं। अब यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी कोड बेटा बेटी। जानते हैं सिक्योरिटी कोड बेटा बेटी क्या है? जब युद्ध विराम की घोषणा हो गई, तब भारत के प्रधानमंत्री और तत्कालीन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बंद कमरे में मीटिंग का आयोजन किया। यानी कि बंद कमरे में मीटिंग का इन्होंने आयोजन किया। इधर इंदिरा जी बैठी थी, इधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बैठा था। तो इन दोनों लोगों ने कहा कि यदि हमारी मीटिंग सफल रहेगी तो हम बेटा बोलेंगे, यदि हमारी मीटिंग असफल रही तो हम इससे बेटी बोलेंगे। यही बेटा बेटी का सिद्धांत है, और यही सिक्योरिटी कोड था। और इसी में ऑपरेशन सर्चलाइट भी है। ऑपरेशन सर्चलाइट का मतलब यह है कि जब कोई मिशन चलाया जाता है या कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो उसके लिए एक उद्घोष वर्ड होता है। तो वही उद्घोष वर्ड था कि पूर्वी पाकिस्तान में जो समस्या आई है हम टैकल कर लेंगे। हम टैकल कर लेंगे का मतलब कि पाकिस्तान उसको टैकल कर लेगा। उसे टैकल करने के लिए एक उद्घोष का नाम दिया, उसे ही ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया। में भी प्रश्न बन सकता है पीटीयूटी में। अब बेटा बेटी सिद्धांत हो गया। अब बेटा बेटी सिद्धांत का जो वार्ता थी सफल हुई, उसके बाद क्या हो गया? शिमला समझौता हो गया। अब जरा शिमला समझौता देख ले। शिमला समझौता क्या होगा? अरे कोई समझौते में क्या बातें हो सकती है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? यही होगा कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप अपने देश में काम करें, हम अपने देश में काम करेंगे, आप हमारे ऊपर अटैक ना करें, हम आपके ऊपर नहीं अटैक करेंगे, हम अपने व्यापार को बढ़ावा देंगे,
हम पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। हम विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह तकनीकी का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, आवागमन हो यानी ट्रांसपोर्ट हो, इन सब क्षेत्रों में हम दोनों लोग आपसी सद्भाव को रखेंगे और अपने इन उदात्त विचारों के आधार पर अपने संबंधों को बहाल करेंगे और संबंधों में हम मधुरता लाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ बहुत अच्छा हो गया कि इसी शिमला समझौते में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो भी विवाद होंगे वह द्विपक्षीय होंगे। बहुत बड़ा वर्ड है और बहुत छोटा वर्ड भी है, द्विपक्षीय, यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जितने भी विवाद हैं उसको द्विपक्षीय ढंग से हम निपटाएंगे। यानी कि जो भी मुद्दे उठेंगे, भारत और पाकिस्तान एक बेंच पर बैठेंगे, एक सीट पर बैठेंगे, एक टेबल पर आकर उन विवादों का निराकरण करेंगे। उसमें अब कोई महाशक्ति नहीं आएगी। अभी जब 370 हटाया गया तो पाकिस्तान भागा गया संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि ये जो शिमला समझौता करके आए हो, हमने किया था क्या? आपने ही तो किया था कि हमारे और भारत के बीच जो विवाद है वह द्विपक्षीय और इसका समाधान हम मिल बैठकर कर लेंगे। पाकिस्तान ने कहा उस समय तो हमसे गलती हो गई थी, इंदिरा जी ने कान पिस्टल लगा के हमसे समझौता कर लिया था बेटा बेटी सिद्धांत के तहत बंद कमरे में। तो उन्होंने कहा देखिए हम तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बात करते हैं, आप जाइए। चला आया पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा फायदा हमें ये हुआ कि हमारे बीच जो विवाद थे, तीसरी शक्तियों का या संस्थाओं का जो प्रवेश था वह कम हो गया। लेकिन कम कैसे हो सकता है? दूसरे के घर के विवादों का समाधान करने के लिए वही व्यक्ति आता है जो अपने ही विवादों में घिरा रहता है, जिसका खुद कोई विजन नहीं है कि वह अपने विवादों का समाधान कर ले। अमेरिका बार बार कहता है आइए बैठिए, हम जब कश्मीर मुद्दे को निपटा लें। भारत कहता है सुनिए आप अपना काम करिए जरा। आप कई जगह तो गए थे, आप अफगानिस्तान में भी गए थे, वियतनाम में भी गए थे, कहां कहां गए थे, और कहीं आप सफल करके आए, कहीं मामले को निपटा पाए। आप यहाँ क्या करने आओगे? हम द्विपक्षीय हैं, आपके यहाँ कोई मुद्दा हो तो हम निपटा दें। अब मुद्दा दे दिया है अमेरिका ने भारत को कि यूक्रेन की सहायता करो, भी आगे बताएंगे। तो ये बेसिकली था शिमला समझौता। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये वही चच्चा हैं जो हारे थे। अब इसमें जरा दो चीजें हैं। 54 बनाम 90,000 सैनिक का मुद्दा। जब यह युद्ध हुआ तो भारत के सैनिकों ने, यानी कि भारत की सेना ने इतना डिटरेंस क्रिएट किया, मतलब इतना दहशत बना दिया, इतनी अच्छे से पिटाई किया पाकिस्तानी सैनिकों की कि उनका इतना मोरल डाउन हो गया कि वो हथियार फेंक दिए और अपने को सरेंडर कर दिए, कान पकड़ पकड़ के सब बैठ गए। 90,000 सैनिक, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इससे ज्यादा अभी कहीं भी किसी भी अवस्था में सैनिकों ने गलती नहीं मानी है। यानी कि ये नहीं कहा कि अब आप हमारे शरण में लगा लो, मारो नहीं हमें। तो ये जो 90,000 सैनिक थे पाकिस्तान के, इनको बंदी बना लिया गया था, लेकिन इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन ये 54 का मतलब क्या है? हमारे 54 सैनिक इस युद्ध के बीच पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया। कैप्चर का मतलब कैदी बना लिया। और ये कहा जाता है शिमला समझौते में कुछ कमियां हैं, और उन कमियों में एक महान कमी यह है कि इंदिरा जी युद्ध जीत कर भी युद्ध हार गई, क्योंकि वे अपने 54 सैनिकों को आज तक वापस नहीं ला पाई। खैर वो भी नहीं है, आज की सरकारें भी नहीं ला पाई। अब इसमें देखते हैं भारत को क्या मिला, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध लड़ा तो इसमें भारत को क्या मिला, क्यों भारत युद्ध लड़ रहा था। मिलना चाहिए कुछ, तो भारत को बहुत कुछ मिला। एक दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत को हानि हुई, लेकिन भारत को बहुत कुछ मिला। पहला अगर हम देखें तो भारत का विश्व स्तर पर सम्मान बढ़ गया। सम्मान कैसे बढ़ा? आप जानते हैं कि चीनी युद्ध में हमारी हार हुई थी, और विश्व स्तर पर हम नजरें बहुत लोगों से मिलाकर नहीं रह सकते थे, क्योंकि लोग हमको बताते थे अरे शांत रहिए, अभी हारे थे ना, भूल गए क्या।
तो भारत को मोरल रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हुआ, यानी कि भारत का जो मोरल था वह बहुत ज्यादा बढ़ा और भारत एक हारे राज्य की जगह एक जीते हुए राज्य के रूप में आया। और सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अभी तक भारत दो मोर्चे पर पाकिस्तान से लड़ता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान से यानी कि आज का जो पाकिस्तान है, और एक पूर्वी पाकिस्तान से यानी कि आज का बांग्लादेश। अब जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया तो भारत को जो मेन थ्रेट है इसी बगल वाले से है। कहां से? यहां से। अब मेन जो टेंशन है भारत को यहीं से है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे। तो भारत को दो तरफ से कष्ट मिल रहा था, क्योंकि दोनों पाकिस्तान ही थे। तो अब एक नया देश बन गया और इस देश के निर्माण में भारत की सबसे ज्यादा भूमिका रही, यानी कि हम कह सकते हैं पूरी भूमिका रही। और निर्माण के बाद इंदिरा जी ने क्या कहा? ढाका एक स्वतंत्र राजधानी है एक स्वतंत्र देश की। मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट कि आज भी वहां वो यूपीएससी जैसे हमारे यूपीएससी होता है, वहां भी जो सिविल सर्विसेज होती है वहां पर स्टेटमेंट लिखा जाता है। कभी देखिए बांग्लादेश का भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चन, तो समझ में आएगा। इंटरनेशनल रिलेशन क्यों पढ़ते हैं, वो लोग भी पढ़ रहे हैं, वो भी शिमला समझौता का खूब पढ़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार इसमें हमको क्या मिला, हमारे लिए तो कुछ प्रोविजन ही नहीं है। तो उनको याद आता है कि प्रोविजन तुम्हारे लिए ही सब है, तुमको ही आजाद कराने के लिए शिमला समझौता इंदिरा जी को करना पड़ा था। खैर आगे देखते हैं कि और भारत को क्या मिला। दो चीजें। तीसरा क्या मिला कि ये जो शरणार्थी समस्या थी, शरणार्थी समस्या, महाशक्तियों का घमंड चूर हुआ। हमारी नई दोस्ती की एक नई मिसाल बनी, क्योंकि जब ज्यादती होती थी पूर्वी पाकिस्तान में यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में, और ज्यादतीकर्ता कौन था? पश्चिमी पाकिस्तान, तो उससे लोग भाग भाग कर आते थे यहां पर रहने के लिए। ऐसे ही भूमि कम है, भूखमरी ऐसे ही है भारत में, ऐसी समस्याएं जन्म ले रही थी। तो ये समस्या कम हुई, लेकिन आज भी शरणार्थी समस्या है। अभी जब हम भारत बांग्लादेश का अध्ययन करेंगे तो ये भी शरणार्थी समस्या वहां भी पढ़ना है। सारी समस्या तो सबके साथ वही है। उसके बाद महाशक्तियों का घमंड चूर हो गया, क्योंकि अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन सब अपने को खलीफा समझते थे कि हम ही खलीफा हैं, हम ही नायक हैं। युद्ध में भारत ने बता दिया कि आप नायक वायक कुछ नहीं, आप केवल मूक दर्शक हैं। मैच कोई और खेल रहा है, चौका छक्का कोई और मार रहा है, आप तो केवल देख रहे हैं किस बॉलर ने चौका मारा, किस बॉलर ने छक्का मारा। आपके अंदर गट्स नहीं है। आप अपनी महाशक्ति का जो व्याख्यान देते संसार में फिरते हैं, बैठ जाइए। उसके बाद क्या हुआ? ये लोग भारत की तरफ बढ़ने लगे, हमसे संबंध बनाओ, हमसे संबंध बनाओ, हमसे संबंध बनाओ। खैर संबंध बनाना अच्छी बात है, संबंध बनाने के लिए सभी परेशान हैं। भारत ने भी संबंध बनाया और आज तो इन सभी देशों से यानी कि पाकिस्तान जिन जिन की रखेल थी, उन रंगबाजों से भारत के आज बहुत अच्छे संबंध है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारी मित्रता की एक नई मिसाल लिखी गई। मतलब कि रूस ने हमारा ऐसी विकट परिस्थिति में साथ दिया कि एक एक बच्चा, एक एक नागरिक इस बात पर गर्व करता है कि विश्व स्तर पर हमारा सबसे विश्वसनीय देश जो है वह रूस है। और इसी के साथ साथ हम कुछ रूसी मित्रता का हमारे संविधान पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी समाजवाद की तरफ झुकाव बढ़ाई और अपने संविधान में कुछ संशोधन भी किए और प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो कहीं ना कहीं ये रूस से ही प्रेरित था। और एक नई दोस्ती कैसे मिली? बांग्लादेश से हमें बहुत अच्छी दोस्ती मिल गई। बांग्लादेश का भी एक एक नागरिक मानता है कि हमें दलदल से बचाने वाला देश भारत ही है।
होता तो बता दिया। तो आज का जो हमारी क्लास का फोकस बिंदु थे, उन सारे बिंदुओं की हमने चर्चा कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आज की यह क्लास, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1971 का, उस युद्ध के कारण क्या थे, पृष्ठभूमि क्या थी, अवामी लीग क्या थी, शेख मुजीबुर रहमान का क्या कॉन्टेक्स्ट था, विश्व की जो महाशक्तियां थी जिनकी शक्तियों के दम पर पाकिस्तान हमेशा भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, वे एक साइड हुए और अंततः बार बार हारने का जो इतिहास पाकिस्तान का रहा है, वह इतिहास पाकिस्तान ने फिर दोहराया और उसी इतिहास के दोहराने के क्रम में विश्व स्तर पर एक नए देश का निर्माण हुआ जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। तो आज की क्लास यही, नेक्स्ट क्लास में हम भारत पाकिस्तान के मध्य और कौन से विवाद हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।